इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2023 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि डीवी में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उनका सोल्यूशन रहता है और क्या रीज़न हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। पिछले जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ है वो सब कुछ देखते हुए मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। अभी डिपार्टमेंटल डीवी में आपका टाइम है 2 से 3 महीने लग जाएंगे, आप अगर लेके चलिए तो अभी से आप अभी रेडी रहेंगे तो आप इसको करेक्ट करवा के रख सकते हैं। पोस्ट वाइज वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा चैनल पे, एक एक करके मैं अपलोड करूँगा। अभी मैं अपने होम टाउन आया हुआ था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं बहुत जल्दी आपको मंडे से आपको रेगुलर वीडियोस पोस्ट वाइज मिलेगी। AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, टेक्सटाइल, सभी का क्या कुछ जॉब नेचर है, कितना टाइम लगेगा। कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी सवाल होंगे आप ज़रूर डालिएगा और मैं ट्राई करूँगा कि वो सब कुछ उसके अंदर मैं कवर कर लूँ। शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक यार, ताकि मैं आपको आपके सारे सवालों को उसके अंदर कवर कर लूँ। आगे देखो, पहले मैं बात करूँ कि डीवी कब तक होगा। तो देखो, पहले आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। जो AF आएगा वो आपके एड्रेस पर आएगा और आपके ईमेल पर आएगा, जो आपने ईमेल SSC को दी हुई थी। और उसमें आपका मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में रहता है। एक आध डिपार्टमेंट आपका अलग से एक्स्ट्रा, जैसे कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। ये सब कुछ करा के जब आप रेडी करके, आपको उसी अटेस्टेशन में एक डेट लिखी रहती है कि इस डेट पर आपको डीवी के लिए आना है। जनरली ये आपका हेडक्वार्टर जो होता है मिनिस्ट्री का, वहीं पर आपका डीवी कराया जाता है। जितने भी आपके मिनिस्ट्री हैं, जो भी आपको मिला हुआ है, उसका जो हेड ऑफिस होगा वहीं पर आपको डीवी के लिए कॉल किया जाता है। अभी अपने आप टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहिए। जैसे ही आपको मेल आएगा इसके रिगार्डिंग, आपको कोई भी कैंडिडेट को मेल आता है आपको अपडेट कर देते हैं, ताकि आप जैसे कि आप रेडी रहेंगे और आपका कहीं छूट ना जाए, राइट। अब हम बात करते हैं दिक्कतें क्या क्या आती हैं, क्या कुछ पीछे दिक्कतें रही हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहली जो दिक्कत देखने को मिली है पीछे के जो डीवी हुए SSC के, राइट, कि अगर कोई टीयर का, जैसे टीयर 1, टीयर 2, अगर आपका कोई भी कमीशन कॉपी अगर आपके डोजियर में नहीं है, ये बेसिकली SSC के एंड से गलती होती है कि SSC आपके मिनिस्ट्री को डोजियर भेजते हुए टाइम पर आपका कोई भी कमीशन कॉपी मिस कर देती है वो। इस वजह से क्या होता है कि आपको दिक्कत देखने को मिलती है। डीवी के टाइम पर आपका डोजियर लौटा दिया जाता है SSC को और फिर SSC उसको करेक्ट करके देती है। जनरली 1 से 2 महीने का टाइम देखने को मिलता है। तो डीवी में एक प्रॉब्लम ये कैंडिडेट फेस करते हैं, जो कि SSC की गलती की वजह से रहता है। दूसरा है फ़ोटो और साइन का मिसमैच होना, राइट। अगर आपका देखो साइन का तो चलो, अगर दिक्कत आ रही तो बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत है। अगर फ़ोटो का इशू आ रहा है कि अगर आपने उस समय सर पे बाल नहीं थे आपके, या क्लीन शेव कर रखा था और अभी आपने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, मिसमैच होता है, तब उस केस पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपका डोजियर SSC को भेजा जाता है कि दिक्कत उनको लग रहा है कहीं पर। EWS के सर्टिफिकेट में कट ऑफ डेट को लेके कुछ मिनिस्ट्री ने दिक्कत किया है पिछले डीवी के अंदर, खासकर CGL की बात करें या CHSL में। उसके पहले 19 में, 20 में, 21 में कहीं दिक्कत नहीं आई थी। लास्ट ईयर से, यानी कि जब से मिनिस्ट्री को डीवी के लिए गया हुआ है, तब से ये कट ऑफ डेट को खासकर EWS में ये दिक्कत कर रहे हैं, और सभी नहीं, कुछ खास मिनिस्ट्री। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप बनवाते हो तो जो गैजेटेड ऑफिसर होता है, कई बार कुछ जगहों पर वो कुछ रिमार्क डाल देते हैं उसमें, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है और उसमें कोई पॉइंट्स मेंशन कर देता है, तो उस केस में भी मिनिस्ट्री उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेज देती है और आपका डोजियर, मतलब आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसको होल्ड पर रखती है जब तक कि वो क्लियरेंस करके ना आ जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका कहीं प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, कैरेक्टर में कोई लिख देता है, क्योंकि जनरली अगर आप SDM से बनवा रहे हैं या किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा रहे हैं तो आपको वो नहीं जानते, लेकिन अगर आप SDM के पास जाते हो या कहीं पर भी, तो वो एक रिमार्क डाल देते हैं वो लोग इसमें ना। तो वो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है तो आप किसी दूसरे ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपका। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, राइट, ये दोनों चाहिए होते हैं। अब इसमें दिक्कत जो रहती है वो खुद के नाम में, मदर फादर के नेम की स्पेलिंग में दिक्कत रहती है। स्पेलिंग में भी खासकर स्पेस की दिक्कत रहती है कि फादर के नेम में, सरनेम में स्पेस की दिक्कत है। ये जितनी भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं, चाहे वो नेम की स्पेलिंग की हो, स्पेस की हो, या फिर सरनेम है ही नहीं, उसके लिए एक एफिडेविट बनता है। आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट का जो फॉर्मेट होता है वो आप नोटरी से जब मिलेंगे, नोटरी जो बनाता है एफिडेविट, वो आपको गाइड कर देगा, उसके रिगार्डिंग मैटर बता देंगे, वो बना देगा आपका। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में 10वीं का रोल नंबर गलत भर दिया गया या परसेंटेज गलत भर दिया गया, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा तो उसमें आप सही वाला भर दीजिएगा, कोई घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10th का ओरिजिनल मार्कशीट खो दिया है और आपके पास डुप्लीकेट कॉपी है बोर्ड की, तो भी आपका टेंशन की बात नहीं है। उसमें डेट पड़ी रहती है, मतलब उसमें सील लगी रहती है बोर्ड की और उसमें डेट पड़ा रहता है, लेकिन आपका ईयर लिखा रहेगा। अगर आपने 2010 में किया हुआ है, 12 में किया हुआ है, तो वो उसमें मेंशन किया होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th के मार्कशीट से आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ का चेक किया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है आपका तो दिक्कत हो सकता है बड़े लेवल पे। अगर कोई ऐसा इशू है, देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 1% भी कहीं पर भी दिक्कत है आपको, आप एक बार पूछ लीजिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने तरह की दिक्कतें आ चुकी हैं अभी तक, राइट, आप मान के चलो हर एक चीज़ मैं उससे कवर अप हूँ, राइट, और खासकर डॉक्यूमेंट और पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर के ज्वाइनिंग तक का सभी कुछ मैं कवर करता हूँ। तो इसीलिए मैंने बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, ये सब कुछ कवर किया हुआ है, राइट। तो कहीं पर भी कोई भी तरह की दिक्कत आएगी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ का सोल्यूशन है। एक बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आपको जानकारी की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में भी सेम चीज़ है आपका, जो मैंने आपको बताया 10वीं के लिए। इसमें एक दिक्कत रहता है कि मैंने 12th नहीं किया है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर आपने डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी आपका एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक सवाल आता है कि सर ये तो 12th बेस एग्ज़ाम है, क्या इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, अपने मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, राइट, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठेंगे, राइट, या फिर अगर आप नहीं बता रहे हैं और कोई आपका प्रमोशन का आता है, राइट, उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें अगर किसी सेमेस्टर का खो गया, अगर आपने बीटेक वगैरह किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चल जाएगा। रोल नंबर परसेंटेज गलत भर दिया है, कोई टेंशन नहीं है, अटेस्टेशन फॉर्म में आप करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर, अभी कोई ईयर में भी आपने एडमिशन लिया है और अगर आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो ये फंसेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट बता दूंगा कि आप कैसे उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसका एक प्रोसीजर होता है कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो रेगुलर को प्राइवेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी और पढ़ाई एक साथ नहीं कर सकते हो। तो भी आपको मिनिस्ट्री को या आपको डिपार्टमेंट को ये ज़रूर बताने की ज़रूरत है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसका भी तरीका होता है कि क्या आप उसको कर सकते हो कि आपका दोनों चीज़ें कंटिन्यू हो पाए। सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी ग्रेजुएशन की, बहुत लोगों को नहीं मिला होता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक अगला जो चीज़ है कि अगर आप EWS, OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं और अगर आपने जनरल की सीट ली हुई है, कई कैंडिडेट का ये कहना होता है कि सर मैंने UR की सीट ली हुई है, तो क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, राइट, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रमोशन जब होता है तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का रहता है। उस केस में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर दोबारा से जब आपका प्रमोशन होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट का दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाता है, तब जा करके वो क्लियर होता है, इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे मिनिस्ट्री को ये भी नहीं पता कि आपका सिलेक्शन UR से हुआ है या आपने कट ऑफ UR से निकाली है, कि आपका Tier 1 UR से ही क्लियर हुआ है या केवल आपने Tier 1 अपनी कैटेगरी से निकाला हुआ है, Tier 2, तो ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है। इस जानकारी के उससे भी आपका जनरली वो जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका जो मेन आपकी जो कास्ट है बेसिकली, राइट, जब आप फॉर्म भरोगे अटेस्टेशन फॉर्म में तो आप जनरल नहीं लिखोगे। अगर आपकी कास्ट ये है तो आप वो मेंशन करो, जो कास्ट मेंशन करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। EWS की बात कर ले, फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर चाहिए होगा आपका। अगर हम 2023 की बात करें तो वैलिड ईयर 23-24 हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो जाएगा, ये आपका लगेगा। और फॉर्मेट अगर हिंदी इंग्लिश का दोनों का है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट का फॉर्मेट भी चल जाता है, राइट। फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, ठीक है, अगर इसमें से कोई एक नहीं है तब दिक्कत आ सकती है। कुछ स्टेट में ये दिक्कत करते हैं, खासकर झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड में ये इशू है। अगर आप झारखंड से मुझे सुन रहे हो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका रास्ता बता दूंगा कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर या वैलिड ईयर वहाँ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना होगा। और कई लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर ये फाइनेंशियल वैलिड ईयर होता सही क्या है, तो मैंने आपको फिर से बताया, फिर सुन लीजिए आप कि 22-23 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 और वैलिड ईयर हो जाएगा 23-24, राइट। ये CHSL 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और एक क्रूशियल डेट का है, इसी की वजह से मैंने जो बताया था आपको कि डोजर लौटाए गए हैं कुछ मिनिस्ट्री के अंदर, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है, राइट, उसी को हम कट ऑफ डेट कहते हैं। एक बार नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा,
CHSL 2023 का लास्ट डेट देखिएगा फॉर्म भरने की क्या थी। अगर उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट बनता है उसकी एक डेट पड़ती है नीचे, वो अगर उसके बाद का पड़ा हुआ है तो उसी को हम कट ऑफ डेट के बाद का कहते हैं। अगर कोई दिक्कत है आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री को भेजी है या SSC को भेजा है क्रॉस उसके लिए कि क्या करना है, तो क्या उसका रहा वो मैंने आपको बताए हैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर। बाकी आप पैनिक मत होइएगा उसको लेकर के, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका भी मिनिस्ट्री भी वही चीज़ करेगा। OBC की अगर हम बात कर लें तो 3 साल पहले का वैलिड रहता है। स्टेट और का मतलब स्टेट में अगर हिंदी लैंग्वेज का बना हुआ है तो भी एक्सेप्टेबल है। कट ऑफ डेट की कई कैंडिडेट का ये कहना रहता है कि जो लास्ट डेट है भरने की, राइट, मान लीजिए कि 30 जून है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उसके 6 महीने के बाद तक का भी यानी कि 31 दिसंबर तक का वैलिड रहता है, क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 3 साल पहले और 6 महीने बाद का भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ज़्यादातर मिनिस्ट्री जो है वो 3 साल पहले वाला ही देखती है। अभी क्या देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, कुछ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, लास्ट के 1 साल का ही देख रही है, केवल 1 साल पीछे का ही मांग रही है। अब ऐसे केस में अगर आपका नहीं है तो वो प्रोविजनल करके और ज्वाइनिंग दे रही है। खास बात ये है कि होल्ड नहीं कर रही है, SSC को डोज या नहीं भेज रहे, वो प्रोविजनल डाल के ज्वाइनिंग करा दे रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजनल कैसे क्लियर होता है मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कट ऑफ डेट का नहीं है आपका, राइट, कट ऑफ डेट के पहले का है, 3 साल से पहले का भी बना हुआ है और 6 महीने यानी लेटेस्ट का भी बनवा रखा है आपने, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका, राइट। आपका स्टेटस प्रोविजनल डाल करके वो ज्वाइनिंग करा देंगे। प्रोविजनल कैसे क्लियर होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन होने जाता है, वो मैं आपको सब कुछ वो बता दूंगा कि क्या उसका प्रोसीजर है। SC ST के लिए बात करें, स्टेट के और उसका सेंटर का दोनों का फॉर्मेट चल जाता है। और इसमें आपको बता दूं मैं कि टाइम का जो कई लोग कहते हैं मुझे कि सर कट ऑफ डेट का रहता है कि सर इसमें टाइम जो है कब का चाहिए हमें, मतलब किस क्रूशियल डेट का चाहिए, तो इसमें कोई भी कट ऑफ डेट का ज़रूरत नहीं पड़ता। आपका कितना पुराना हो या लेटेस्ट भी होगा तो भी चलेगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी समय है, तब तक आप सेंटर वाला फॉर्मेट बनवा लीजिए स्टेट को देख करके, और आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ID प्रूफ की बात करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। आधार का एड्रेस को लेके रहता है कि सर SSC के फॉर्म का एड्रेस और आधार का एड्रेस दोनों अलग अलग है, तो उसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, दोनों का आधार सेम होना ज़रूरत नहीं है। आधार का अगर फ़ोटो आपके SSC से बिल्कुल अलग आ रही है, राइट, तो मेरी राय रहेगी कि एक बार आप आधार कार्ड को अपडेट करवा के फ़ोटो को सही वाला करवा लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको लग रहा है किसी और में कोई टेक्निकल दिक्कत है कास्ट में या फिर 10वीं के 12वीं के में, कोई भी किसी तरह की, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक दिक्कत का एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो तरीका आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे करके रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ पोस्ट वाइज के लिए, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।